नमस्कार दोस्तों। सुबह की बात, भोर की बात, आज की बात, हमारी बात, आपकी बात। स्वागत है आपका। अगले आधे घंटे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरे जो चाहने वाले हैं वो भी हमसे जुड़ चुके होंगे। उन सबको मेरा प्रणाम है। जो लोग अभी जुड़े हैं उनको भी प्रणाम है, जो बाद में जुड़ेंगे उनको भी प्रणाम है, और जो हमें बाद में देखेंगे या किसी दूसरे पेज पे देख रहे हैं, मेरे फेसबुक पेज पे, उनको भी मेरा प्रणाम है। माँ कात्यायनी का दिन है आज, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए आज की बात शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो अपने विराट साहब ने कमाल कर दिया। आपको पता है कि उन्होंने कल अपना 48वां शतक जड़ दिया। अपने सचिन तेंदुलकर जी से महज एक शतक पीछे हैं वो अब, और उम्मीद की जा रही है कि इसी वर्ल्ड कप में वो 50 शतक का आंकड़ा पूरा कर सकते हैं। तो इनके शतक की बदौलत जो है भारत ने गुरुवार को आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर अपना विजयी अभियान जारी रखा है। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट पर 256 रन बनाए। भारत ने जीत का लक्ष्य 51 बॉल शेष रहते हासिल कर लिया। भारत और न्यूजीलैंड दोनों ने ही अपने चारों मैच जीत लिए हैं, लेकिन कीवी की टीम जो है वो बेहतर रन रेट के आधार पर शीर्ष पर है। तो ये मैच है जिसका परिणाम आपको पता है। और इस मैच में अपने शुभमन गिल साहब ने भी 53 रन बनाए, और हमारे हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने 48 रन बनाए। तो इस तरह से बैटिंग जो है काफ़ी ठीक ठाक रही हमारी, और मजबूत बैटिंग और धारदार बॉलिंग की वजह से हमने 4 मैच जीते हैं, और उम्मीद की जा रही है कि अगला मैच भी हम जीत लेंगे। और आज का जो मैच है वो है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान से। तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया अपने शुरू के 2 मैच हार गया था, 1 मैच वो जीता था, और आज वो जो है पाकिस्तान से भिड़ेगा। पाकिस्तान जो है अपना जो है 1 मैच वो भी हारा है, 2 मैच जीते हैं उसने। तो देखने में तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी लग रहा है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आज कौन बेहतर खेलता है। तो ये है खबर वर्ल्ड कप से। और आगे की खबर आपको सुनाने के पहले थोड़ा सा मैं पीएम मोदी साहब की बात कर लूँ कि पीएम मोदी साहब ने कल जो है फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति से फ़ोन पे बात की, और ये कहा कि पीड़ितों की मदद करेगा भारत। राहत सामग्री का ट्रक या हवाई जहाज़ जो भी कह लीजिए वो तैयार है गाज़ा में भेजने के लिए। और थोड़ी सी खबर मैं ये पढ़ के सुना देता हूँ आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से गुरुवार को फ़ोन कर बात कर गाज़ा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर संवेदना जताई। उन्होंने इजराइल फ़लस्तीन मुद्दे पर भारत के लंबे समय से जारी सैद्धांतिक रुख को दोहराया। मोदी ने अब्बास के साथ क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को लेकर भारत की गंभीर चिंता साझा की। प्रधानमंत्री ने अब्बास से कहा कि भारत फ़लस्तीन के लोगों के लिए मानवीय मदद भेजना जारी रखेगा। मंगलवार को गाज़ा के अस्पताल में हुए विस्फोट में करीब 500 लोग मारे गए। फ़िलिस्तीनी अधिकारियों ने विस्फोट के लिए इजराइल के हवाई हमले को जिम्मेदार ठहराया। इजराइल ने कहा कि वो इसमें शामिल नहीं है, और बाइडेन ने भी जो है वो उसको क्लीन चिट दे दिया था। इसके बीच बाइडेन चले गए तो अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है ऋषि सुनक वो जो है पहुँचे हैं वहाँ तेल अवीव इजराइल, और उन्होंने मुलाकात की नेतन्याहू से। तो ये मामला है। इस बीच आपको पता है कि करीब 20 लाख लोग जो है गाज़ा पट्टी में फंसे हुए हैं। तमाम देशों से जो है राहत सामग्री तैयार है, पहुंच रही हैं, पहुंचने वाली हैं, और इस दौरान इजराइल के हमले भी जारी हैं। युद्ध कहीं से ख़त्म होता दिखाई नहीं दे रहा है, और काफ़ी जो है गहमा गहमी का माहौल है। आम नागरिक जो है वो इस युद्ध में चक्की की तरह पिस रहे हैं। चलिए युद्ध से आते हैं वापस उत्तर प्रदेश, इजराइल से और गाज़ा पट्टी से। और एक छोटी सी खबर मैं पहले आपको बता दूं, कल हमारे चैनल पे शॉर्ट में मैंने डाला भी था कि ये जो जियाउल हक सीओ हत्याकांड हुआ था प्रतापगढ़ में,
2013 में हुआ था, 2 मार्च 2013 को, जब कुंडा के सीईओ जो है वो प्रतापगढ़ में जिनकी हत्या हो गई थी एक बवाल के सिलसिले में। तो उस मामले में राजा भैया को आरोपी बनाया गया था, लेकिन उनको बाद में क्लीन चिट मिल गई थी और सीबीआई ने उसकी जांच की थी। तो अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है सीबीआई इसकी जांच कर रही है और सीबीआई की टीम जो है प्रतापगढ़ पहुंच गई है और कल उसने जो है पुलिस वालों से पूछताछ की और उसमें सबसे पहले जो पूछताछ उसने की वो हथीगवां के पुलिस SHO मनोज शुक्ला से पूछताछ की और कुछ लोगों से पूछताछ की। अब इसकी जांच दोबारा शुरू हुई है, बहुत सारे लोगों से पूछताछ होगी और उन लोगों से भी पूछताछ होगी, उन गवाहों से भी पूछताछ होगी जो कि 2 दर्जन से ज़्यादा हैं। और माना ये जा रहा है कि पिछली बार जो सीबीआई की टीम ने जांच की थी तो उन गवाहों से पूछताछ नहीं की थी, तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ, ये नवभारत टाइम्स में छपी हुई है कि सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम ने प्रतापगढ़ पुलिस लाइन स्थित गेस्ट हाउस में अपना ठिकाना बनाया है। उसने प्रतापगढ़ पुलिस से मामले से जुड़े दस्तावेज, उस दौरान यहाँ तैनात रहे पुलिस अधिकारी कर्मियों का ब्यौरा मांगा है। सीबीआई ने तत्कालीन कुंडा कोतवाल सर्वेश मिश्र, जयाउल हक के गनर रहे इमरान और अन्य पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए। 2 मार्च 2013 को कुंडा के तत्कालीन सीईओ रहे जयाउल हक को भीड़ ने घेर कर मार दिया था। हक हथगवा के बलीपुर गांव में प्रधान नन्हे यादव की हत्या के बाद हुए बवाल की सूचना पर बलीपुर गए थे। इस मामले में सीईओ की पत्नी परवीन आज़ाद ने अपनी तहरीर में रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया, अक्षय प्रताप उनके सहयोगी, हालांकि अब उनसे शायद मनमुटाव हो गया है, हरिओम श्रीवास्तव, गुलशन यादव और नन्हे सिंह को आरोपी बनाया था। गुलशन यादव भी संभवतः इस वक्त राजा भैया से अलग हो गए हैं। तो देखना होगा कि सीबीआई की इस जांच का क्या नतीजा सामने आता है। पिछली जांच में तो सीबीआई ने राजा भैया को क्लीन चिट दे दी थी और राजा भैया के भी दिन अच्छे नहीं चल रहे, घर में भी और बाहर में भी एक तरह से कहा जाए। घर में जो है उनकी पत्नी ने, आपको पता है मानवी सिंह ने जो है वो तलाक का मुकदमा दायर कर रखा है दिल्ली में और हर्जाना मांगा है उन्होंने 10 लाख रुपया महीना तलाक के बाद। तो और उस बीच ये सीबीआई की जांच दोबारा शुरू हो गई, तो निश्चित रूप से राजा भैया के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। और तो देखना होगा कि इस बार की जांच का नतीजा क्या सामने आता है। और एक छोटी सी खबर बिहार से है, जहां नीतीश कुमार का एक बयान जो है फ्रंट पेज पे छपा है कि बीजेपी नेताओं से मुखातिब नीतीश कुमार जी ने कहा कि इनसे संबंध आजीवन रहेगा। बड़ा गहरा मतलब गूढ़ बात कही है उन्होंने, व्यक्तिगत है या सार्वजनिक है ये तो आगे पता चलेगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं पढ़ देता हूँ। मोतिहारी से है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में केंद्र सरकार की तारीफ की। उन्होंने मंच पर बैठे बीजेपी सांसद राधा मोहन सहित दूसरे बीजेपी नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम जिनसे संबंध जोड़ते हैं उसे आजीवन निभाते हैं और हमेशा उनके प्रति मन में सम्मान का भाव रखते हैं। ये जो लोग बैठे हुए हैं 2005 से हमारे साथ रहे, हम सब की इज्जत करते हैं और हम जब तक जीवित रहेंगे हमारे मन में आप सबके प्रति आदर का भाव बना रहेगा। नीतीश के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, सम्राट चौधरी हैं प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, उन्होंने कहा कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। यानी लोग कयास लगा रहे थे इस बयान से कि क्या नीतीश की वापसी जो है वह लोकसभा चुनाव में बीजेपी में हो सकती है। तो उसको लेकर सम्राट चौधरी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बिहार के प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई संभावना नहीं है क्योंकि अमित शाह ने जो है उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। लेकिन नीतीश को लेकर तमाम अटकलें चलाई जाती रही हैं, अभी पहले भी चली थी कुछ दिन पहले कि वो वापसी कर सकते हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो समय के गर्भ में है और नीतीश जी के मन में है, हमें तो आपको इंतज़ार करना है। बहरहाल पॉलिटिक्स पे ही हैं तो आते हैं अब उत्तर प्रदेश में। ये तो बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की बात हो रही थी, होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक सवाल उत्तर प्रदेश में भी है कि इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन है वो चलेगा कि नहीं चलेगा। पिछले दो दिन पहले मैंने आपको बताया था एमपी चुनाव को लेकर कि एमपी चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी ने 6 सीटें मांगी थी कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए उन सीटों पर,
जहाँ पर पिछली बार वो ठीक ठाक लड़ी थी और एक सीट जो है वो जीती भी थी। लेकिन कांग्रेस ने अपनी जो लिस्ट जारी की 119 उम्मीदवारों की, उसमें एक भी सीट जो है उसने समाजवादी पार्टी के लिए नहीं छोड़ी। तभी से अखिलेश यादव नाराज चल रहे थे और आज देखिए बड़ा बड़ा बयान छपा है ये पेपर में कि कांग्रेस ने हमें धोखा दिया। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं एमपी में चुनाव में सीटें न दिए जाने पर उन्होंने जताई नाराज़गी। कल वो शाहजहांपुर जा रहे थे, शाहजहांपुर जाते समय रास्ते में सीतापुर रुके थे, तो वहीं पे उन्होंने मीडिया से बात की और जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, तो बड़ा ही दिलचस्प मोड़ पे पहुंच गया है कांग्रेस और अखिलेश यादव का मनमुटाव। कम से कम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो, क्योंकि अजय राय जो है, जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और उनकी बयानबाजी को लेकर अखिलेश यादव ने कल एक बड़ी तीखी बात कह दी। उन्होंने कहा कि हर अरे गरे नथु खरे नेता को जो है हमारे ऊपर बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के गठबंधन पर बोलने की हैसियत नहीं है, यानी अजय राय को जो है गठबंधन को लेकर कुछ बयान नहीं देना चाहिए। तो खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको भी जानने में उत्सुकता होगी। इसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे कि मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ है। पहले थोड़ी सी खबर पढ़ के आपको बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन न होने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव की नाराज़गी खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि जैसा व्यवहार सपा के साथ होगा उसी तरह का व्यवहार उनको यूपी में भी देखने को मिलेगा। उनका इशारा लोकसभा चुनाव की तरफ था। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय द्वारा सपा पर हमला बोले जाने से भी अखिलेश काफ़ी नाराज़ दिखे। गुरुवार को शाहजहांपुर में पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने जा रहे अखिलेश यादव ने सीतापुर में मीडिया से मुखातिब थे। इंडिया गठबंधन को लेकर अजय राय के बयान पर विपरीत सपा अध्यक्ष ने कहा कि न तो वो पटना की मीटिंग में थे, न मुंबई, न बेंगलुरु की बैठक में। इंडिया गठबंधन के बारे में वो क्या जानते हैं, उनकी क्या हैसियत है जो इस तरह की बात बोल रहे हैं। कांग्रेस के ये लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। मैं कांग्रेस से कहूँगा कि अपने ऐसे नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में बयान दिलवाने से रोके। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया की मीटिंग में शायद हम ही कंफ्यूज हो गए थे। अगर हमें पता होता कि इंडिया गठबंधन विधानसभा स्तर पर नहीं है तो हमारे नेता एमपी चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेताओं से नहीं मिलते, न उनको सूची देते, न उनके फ़ोन उठाते। रात 1 बजे तक पूर्व सीएम कमलनाथ ने सपा नेताओं को जगाया। दिग्विजय सिंह ने मुलाकात की, हमने पूरी परफॉर्मेंस बताई। हमें बताया गया कि आपके लिए 6 सीटों पर सोचा गया है। जब सूची आई तो सपा शून्य थी। हमारे सिटिंग एमएलए की सीट पर भी प्रत्याशी उतार दिया। अब दूसरे दलों को बैठाकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। कांग्रेस ने धोखा दिया है और भरोसा तोड़ा है। तो आइए, इस अखबार में ये भी निकला है कि मध्य प्रदेश में क्या इक्वेशन है समाजवादी पार्टी का। तो पहले उसको पढ़ लेते हैं, बता देते हैं, समझ लेते हैं और फिर उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। अपनी बात हम आपसे शेयर करते हैं कि 2018 में अगर समाजवादी के पार्टी के प्रदर्शन की बात करें तो 52 सीटों पर इन्होंने उम्मीदवार उतारे थे। 1 सीट इन्होंने जीता और इनको करीब 45 लाख वोट मिले थे। और उसके पहले 2013 में इन्होंने कोई सीट नहीं जीती थी और 2008 में कोई सीट नहीं जीती थी समाजवादी पार्टी ने। तो 1993 में पहली बार चुनाव मैदान में समाजवादी पार्टी उतरी थी तो सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। अगले विधानसभा चुनाव ने इस पार्टी ने 4 सीटें जीती। 2003 में भी सपा के हिस्से में 7 सीटें आईं, लेकिन इसके बाद सीटों की संख्या और वोटों की भागीदारी दोनों घटती गई। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा को महज 1 सीट मिली थी। यही वजह है कि कांग्रेस ने सपा के सीट मांगने के दावों को बहुत तवज्जो नहीं दी है। हालांकि सपा नेताओं का कहना है कि पार्टी ने केवल वही 6 सीटें मांगी थी जहां उसका ज़मीनी असर है और पिछले चुनाव में पार्टी ने उन सीटों पर अपना दमखम दिखाया था। तो अब सवाल यह है कि अखबार ये लिखता है कि समाजवादी पार्टी की ज़मीन मध्य प्रदेश में भले ही कमज़ोर हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नज़दीकी मुकाबले वाली कुछ सीटों पर सपा की सेंधमारी कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में ये नज़ारा दिखा भी था। कांग्रेस महज 2 सीटों से विधानसभा में बहुमत से दूर रह गई थी। इसमें सपा की सेंधमारी की बहुत बड़ी भूमिका थी। मसलन मैहर की सीट कांग्रेस
महज 2,984 वोटों से हारी थी और यहाँ सपा को 11,202 वोट मिले थे। पारसवाड़ा, बालाघाट और गूढ़ सीट पर सपा दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। इसी तरह निवाड़ी में सपा दूसरे नंबर पर रही जबकि कांग्रेस चौथे स्थान पर खिसक गई। जाहिर तौर पर सपा की मौजूदगी का कांग्रेस को सीधा नुकसान हुआ, वरना नंबर गेम में कांग्रेस आगे रह सकती थी पिछले चुनाव में, जिसकी वजह से बाद में वो सरकार उनकी गिर भी गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्होंने तोड़ दी। और अब अगर ऐसा होता है, अगर सपा अलग से चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से नुकसान होने की कांग्रेस की संभावना, कांग्रेस को नुकसान होने की संभावना बनी रह सकती है। अब एमपी का जो बुंदेलखंड इलाका यूपी से लगा हुआ है, यहाँ पर अधिकतर सीटों पर यादव वोटर प्रभावी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा ग्वालियर और चंबल में भी यादव वोटर ठीक ठाक संख्या में हैं, इसलिए सपा ने भी अपनी उम्मीदों की डोर इन क्षेत्रों से बांध रखी है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही यादव चेहरे हैं जो इन दलों को अपनी बिरादरी का वोट दिलाते रहते हैं। ऐसे में यूपी में सपा का कोर वोटर माने जाने वाली बिरादरी एमपी में कितना साथ खड़ी होगी सपा के साथ, इस पर सबकी नज़र है। दिलचस्प बात यह है कि सपा और कांग्रेस दोनों से ही झांसी के सपा नेता दीप नारायण यादव का कुनबा चुनाव लड़ रहा है। बिजावर में कांग्रेस ने दीप के रिश्तेदार चरण सिंह यादव को टिकट दिया है। ब्राह्मण यादव बहुल यह सीट पिछली बार सपा ने जीती थी। वहीं दीप की पत्नी मीरा निवाड़ी से और उनकी बेटी शिवांगी सिंह यादव पृथ्वीपुर से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं। तो ये खेला हो रहा है एमपी में इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख दावेदार, मतलब प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, आपने देखा। तो अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव जी फ्रंट हो गए कांग्रेस के इस स्टेप से या कदम से, तो एमपी तो चलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एमपी में मान लीजिए कांग्रेस की सरकार बन जाती है या बीजेपी की सरकार बन जाती है, उससे न सपा को कोई फ़ायदा होगा न सपा का कोई नुकसान होगा। लेकिन कांग्रेस का गठबंधन अगर उत्तर प्रदेश में नहीं होता है या इंडिया गठबंधन का जॉइंट कैंडिडेट फील्ड में नहीं उतरता है बीजेपी के खिलाफ, तो क्या होगा? और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मुकाबला करने वाली अगर कोई पार्टी आज की तारीख में है, कल का पता नहीं, तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी ने कल जिस तरह से रिएक्शन दिया उसके मुखिया अखिलेश यादव ने, और अगर ये गठबंधन नहीं हुआ, हालांकि ऐसी उम्मीद कम है क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में बहुत दिन बाकी हैं, तो लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तमाम तरह के सवालिया निशान हैं। और कांग्रेस की उम्मीदों पर जिस तरह से जो हाल अभी सपा का मध्य प्रदेश में है, वही हाल आज की तारीख में कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक हैं, आपको पता ही है, और आगे भी जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें कितने इनके एमपी उत्तर प्रदेश से बनेंगे ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की तारीख में जो स्थिति चल रही है कांग्रेस की, तो कांग्रेस 10 से ज़्यादा सीटें जीतने की कल्पना भी नहीं कर सकती है। और समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है। तो उस स्थिति में जो लोकसभा में चुनावी गठबंधन होगा या गठबंधन के उम्मीदवार उतरेंगे, उसमें जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव की पार्टी को एज रहेगा, यानी उसका अपर हैंड रहेगा। उस वक्त अगर अखिलेश यादव ने कह दिया कि साहब हम आपको सीट नहीं देंगे या 4 सीट देंगे या 5 सीट देंगे, तब क्या होगा? अभी जो इन्होंने किया है अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस के छत्रपों ने मध्य प्रदेश के, अगर वही काम अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में कर देंगे तो बीजेपी की तो वल्ले वल्ले हो जाएगी। तो सोचिए, समझिए और आगे बढ़िए, देखिए क्या कर सकते हैं आप लोग, क्या नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अभी भी समय है, आप चाहें तो इस गलती को सुधार सकते हैं। मेरा इशारा निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ है, कांग्रेस के छत्रपों की तरफ है और कांग्रेस के आला कमान की तरफ भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी बगैर आपके काम चला लेगी, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो पहले भी कम थी, आज भी कम है। मान लीजिए 1 या 2 सीट आ भी गई या नहीं भी आई तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी आपके साथ नहीं जाती है या इंडिया गठबंधन का ज्वाइंट उम्मीदवार नहीं उतरता है, तो आपकी तो खटिया खड़ी हो जाएगी, ये पक्का है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तेल देखिए, तेल की धार देखिए,
और अब जो है इसमें भी निकला है, हिंदू में भी, कि रिफ्ट इन इंडिया ब्लॉक एज कांग्रेस गोज इट एलोन इन स्टेट पोल्स, विद द कांग्रेस डिसाइडेड टू गो इट एलोन इन द असेंबली इलेक्शन इन 5 स्टेट। समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव अपीयर्ड मिफुल्ड, यानी नाराज हैं, नॉट ओनली एट द कांग्रेस अनविलिंगनेस टू शेयर सीट्स इन मध्य प्रदेश बट आल्सो at the lack of clarity on whether the 4-month-old opposition coalition India was meant a partnership only for 2024 Lok Sabha election and not for upcoming assembly polls। तो ये कह रहे हैं अखिलेश यादव कि साहब हमको तो ये पता ही नहीं था कि ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। तो मेरे ख्याल से जब ये मीटिंग हुई होंगी, 3 मीटिंग की जिसका जिक्र कर रहे हैं अखिलेश यादव, पटना, बेंगलोर और बम्बई की, तो इस मीटिंग में उस वक्त तो ये पता ही था कि दिसंबर में चुनाव होंगे, नवंबर दिसंबर में इसके असेंबली चुनाव होने वाले हैं 5 स्टेट्स के। तो क्या इस पर चर्चा नहीं हुई थी उस समय कि हम लोग जो है असेंबली चुनाव जो है मिलकर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और साझा उम्मीदवार उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे, या सहयोगी दल जो शामिल हैं इंडिया गठबंधन में उनको सीट शेयरिंग उनके साथ करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या इस पर चर्चा नहीं हुई होगी? मुझे तो नहीं लगता कि इस पर बिल्कुल चर्चा नहीं हुई होगी। औपचारिक ना सही, अनौपचारिक बातचीत तो हुई होगी ज़रूर कि आगे जो असेंबली चुनाव है उसमें क्या किया जाए। तो इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो इस स्ट्रेटजी पे चल रही है कि असेंबली चुनाव के रिज़ल्ट आ जाते हैं, आ जाने के बाद जो है वो एक सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो अभी जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से कांग्रेस इसी पर अड़ी है, या इसी बात को लेकर वो अपनी रणनीति बना रही है कि असेंबली इलेक्शन जो ये हो रहे हैं इसके रिज़ल्ट आ जाएं, इसके परिणाम आ जाएं, तो उसके बाद जो है वो सीट शेयरिंग पे बातचीत करे। क्योंकि अगर इन 3 स्टेट्स में वो सरकार बना लेती है जैसा कि वो दावा कर रही है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, हालांकि ये तो परिणाम जब आएंगे 3 दिसंबर को तब पता चलेगा, लेकिन जो कांग्रेस जिस तरह से उत्साहित दिखाई दे रही है खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर, तो मुझे लगता है कि वो अपर हैंड रखना चाहेगी सीट शेयरिंग में। और क्योंकि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बनाना चाहती है, अगर विषम परिस्थितियां हुई तो संभवतः मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सब लोग तैयार भी हो जाएं। अगर ऐसी स्थिति बनती है, एनडीए उतनी सीटें नहीं ला पाती है या एनडीए हार जाती है और आईएनडीए या इंडिया गठबंधन जीत जाता है, तो उस स्थिति में, हालांकि ये दूर की कौड़ी है अभी, लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने जो है वो वैलिड क्वेश्चन उठाए हैं और इस चीज़ के बारे में बातचीत हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये चुनाव भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बहरहाल देखना होगा कि अखिलेश यादव के इस बयान के बाद, और ये बयान जो जिस तरह से अखबारों में आज उछाला गया है, आप समझ सकते हैं कहाँ से उछाला गया होगा। सारे अखबारों में आप चाहे कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, ये अभी मैंने नवभारत टाइम्स का दिखाया, फ्रंट पेज पे पहली न्यूज़ है वो। दैनिक जागरण में जो है वो आपके धोखेबाज पार्टी, ये दूसरे पेज पे छापा है दैनिक जागरण ने, देखिए, दूसरे दलों को बेवकूफ़ बना रही है कांग्रेस धोखेबाज पार्टी। सपा प्रमुख अखिलेश बोले मध्य प्रदेश में 6 सीटें देने की बात से मुकर गई, पता होता तो वार्ता करते न फ़ोन उठाते। तो एक ये भी छपा है, इसमें भी छपा है। अमर उजाला दिखा देता हूँ आपको, अमर उजाला में क्या छपा है कि नहीं छपा है। ये देखिए अमर उजाला है, अमर उजाला में भी छपा होगा निश्चित रूप से अखिलेश यादव का गुस्सा, जो जायज़ है मेरे हिसाब से, मैं जितना जानता हूँ अखिलेश यादव जी को। देखिए इसमें भी छपा है, कांग्रेस धोखेबाज, पता होता तो नहीं मिलाते हाथ। एक लाइन सब में कॉमन है, कांग्रेस धोखेबाज। सारे अखबारों ने इसको छापा है, उसके बाद अपने अपने हिसाब से हेडलाइन चेंज की है। तो ये है भैया, अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल जो है वो आपको एक खबर आते हैं, महुआ मोइत्रा की खबर जो है इसमें छपी है जागरण में। छपी तो सब में है, लेकिन जागरण ने ज़रा इसको प्रमुखता से छापा है कि मोदी को बदनाम करने के लिए महुआ ने पूछे थे सवाल।
महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद हैं। तो ये जो है हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ जो हैं दर्शन हीरानंदानी ने एक एफिडेविट देकर किया है। और इस ग्रुप ने जो है टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा पर तमाम तरह के आरोप भी लगाए हैं, जिसमें आरोप मुख्य रूप से ये है कि महुआ मोइत्रा ने अडानी पर जो संसद में महुआ मोइत्रा ने करीब 61 या 63 सवाल पूछे थे, जिसमें से 50 सिर्फ और सिर्फ अडानी पर फोकस थे, अडानी और मोदी जी के रिश्ते को लेकर फोकस थे। तो उसको लेकर जो है हीरानंदानी समूह ने एक एफिडेविट डाल के जो है वो जवाब दिया है कि इसमें जो है उनको लाभ और उपहार दिया गया, जिसके बाद उन्होंने जो है अडानी समूह को घेरते हुए 50 से अधिक सवाल संसद में पूछे। हालांकि जो दर्शन हीरानंदानी सीईओ हैं उनके इस आरोप के जवाब जो है या उसके आरोप का खंडन जो है अभी तक महुआ मोइत्रा की तरफ से नहीं आया है, लेकिन ये एक बड़ा सनसनीखेज आरोप है कि रियल एस्टेट से लेकर एनर्जी सेक्टर में सक्रिय हीरानंदानी समूह के सीईओ दर्शन ने स्वीकार किया कि सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जब उनकी फर्म के बजाय अडानी समूह की ओडिशा स्थित धामरा एलएनजी के साथ कारोबार शुरू किया, तब उन्होंने महुआ के संसदीय लॉगिन का इस्तेमाल कर गौतम अडानी के खिलाफ अभियान छेड़ दिया था। उन्होंने दावा किया कि इस काम के लिए मोइत्रा ने लगातार मांगे की, जिसमें महंगी विलासिता की वस्तुएं, दिल्ली में उनके आधिकारिक तौर पर आवंटित बंगले के नवीनीकरण, देश विदेश के विभिन्न स्थानों पर उनकी यात्राओं के खर्च इत्यादि शामिल हैं। आपको पता है कि इस सप्ताह की शुरुआत में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा के अलग हुए साथी और वकील जय अनंत देहाद्राई ने आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने संसद में सवाल उठाने के लिए हीरानंदानी से कई तरह के लाभ लिए। इस आरोप के जवाब में महुआ ने दोनों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इस बीच निशिकांत दुबे की शिकायत को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की आचार समिति यानी एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया है। तो ये भी है एक बड़ा ही चर्चित मामला और बड़ा ही दिलचस्प मामला। तो मेरे ख्याल से अब समय समाप्त हो रहा है और आज बस इतना ही। पूजा पाठ का दिन है, आप लोग पूजा पाठ में बिजी होंगे। तो एक आखिरी बड़ा इंटरेस्टिंग खबर है, मैं सोचता हूँ इसको पढ़ के और इसके साथ ही जो है मैं ये ख़त्म करूँ इसको, कि अभी तक आपने महिला गर्भ निरोधक के बारे में सुना होगा, टैबलेट या इंजेक्शन या जो भी हो, लेकिन अब जो है ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक पुरुष गर्भ निरोधक का सफल ट्रायल किया है। ये एक इंजेक्शन के तौर पे है और ये इंजेक्शन अगर एक कोई पुरुष लगा लेते हैं, मान लीजिए आपके 2 बच्चे हो गए या 1 बच्चा हो गया और आप अब आगे बच्चा नहीं चाहते हैं, तो आप ये अगर इंजेक्शन लगा लेते हैं तो लगभग 12 से 13 साल तक जो है ये जो है आप सुरक्षित रहेंगे और आपकी पार्टनर को जो है गर्भ धारण करने का खतरा है, ये आशंका बहुत ही कम रहेगा। 99% इसकी सफलता का दावा किया गया है और ICMR का ये भी दावा है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार है गर्भ निरोधक। 25-40 साल की उम्र के 303 पूर्ण रूप से स्वस्थ दंपत्ति के ऊपर अध्ययन किया गया था, इनको शामिल किया गया था इसमें। नई दिल्ली, उधमपुर, लुधियाना, खड़गपुर और जयपुर में ये किया गया तीसरे चरण का परीक्षण और इस इंजेक्शन की मदद से 99% प्रेगनेंसी के चांस रोके जा सकते हैं। ICMR ने 7 सालों की गहन रिसर्च के बाद इस इंजेक्शन को मंजूरी प्रदान की है। तो अध्ययन में यह भी कहा गया है कि गर्भ निरोधक विकास के इतिहास में ये RISUG इंजेक्शन पुरुष और महिला समेत सभी गर्भ निरोधकों की तुलना में सबसे अधिक कारगर रहा है। इस इंजेक्शन को लेना भी बहुत ही आसान है। एक बार इंजेक्शन लगवाने पर यह करीब 13 साल तक प्रभावी रहेगा, यानी प्रेगनेंसी को रोका जा सकेगा। अध्ययन के अनुसार दुनिया की लगातार बढ़ती आबादी के साथ जनसंख्या नियंत्रण के लिए पुरुष गर्भ निरोधक के आधुनिक तरीकों को विकसित करने की बेहद आवश्यकता है। तो ये एक जो है इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ जो कि सफल हुआ है और ये निहायत ही एक अच्छी चीज़ साबित होगी, क्योंकि बहुत सारे पुरुष लापरवाह होते हैं, बहुत सारे पुरुष जो है वो ध्यान नहीं देते। तो चलिए अच्छी खबर के साथ आज की बात को हम समाप्त करते हैं। आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक करें, ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें
और आपका दिन शुभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।